तो एक भारी बिकवाली जो कि बाजारों पे हावी होती हुई दिख रही है और सुबह के बाद देखें तो कोई भी ठोस रिकवरी के संकेत नहीं है। अगर ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो गिरने वाले शेयर्स की संख्या जो है हर घंटे बढ़ती हुई ही दिख रही है। निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पे 1100 अंकों से ज्यादा की कमजोरी है। वहीं निफ्टी 50 भी आप एक ही दिन में देखिए 500 अंकों से ज्यादा की कमजोरी दिखा रहा है। और देखने वाली बात यह भी है कि मात्र 4 काउंटर्स हैं निफ्टी 50 में जहां पर अभी फिलहाल हरे निशान में ट्रेड हो रहा है, पर इसमें गिरने वाले शेयर्स में जो बिकवाली है वो 4 से 5% से कम की नहीं है। तो तेज गिरावट यहाँ पे कोई भी खास तौर से सेक्टर मेटल के कुछ काउंटर्स छोड़ दे तो उभरते हुए नहीं आ रहे हैं। चाहे आप आईटी ले लीजिए, चाहे आप ऑयल एंड गैस काउंटर्स ले लीजिए, और ख़ास तौर से अगर आप बैंकिंग काउंटर्स में से प्राइवेट बैंक्स नाम अगर देखें तो वहाँ पर भारी बिकवाली हुई है। और ख़ास तौर से इंडिया विक्स पर भी आप ध्यान दीजिए क्योंकि ये इंडेक्स आज 14% के उछाल के साथ कामकाज करता हुआ दिख रहा है। 13.6 लेवल्स इंडिया विक्स का आ चुका है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जहां पर फिलहाल बाजार से हम कुछ क्यूज़ ले रहे हैं, पर आइए समझते हैं कि कितनी गंभीर है ये आज की सेलिंग और क्या यहाँ से कोई भी रिकवरी के आसार हैं या नहीं। डिम्पी, सबसे पहले तो बाजार की ब्रेकिंग पे आपसे ही समझना चाहेंगे कि भारी बिकवाली देखिए, मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को मॉर्निंग शो में ले जाना चाहूँगी। थोड़ा सा अपटिक आया था और हमने आपके माध्यम से, आपने ही बोला था कि यहाँ पर आप अगर प्रॉफिट्स हैं तो उसको बुक कर लीजिए और उसके बाद फिर से वॉलेटिलिटी आ सकती है। पर डिम्पी, जिस तरीके की गिरावट देखने को मिली, क्या इसकी उम्मीद थी? देखिए, उम्मीद तो होती ही है मार्केट के अंदर। ऐसा नहीं था कि इस तरह का फॉल नहीं आ सकता। आप ऐसे बड़े हुए भी हैं, ये बात नहीं भूलना चाहिए कि हम ऐसे बड़े हुए भी हैं कि हमने एक एक दिन के अंदर 500% के 500 पॉइंट्स के गेन भी देखे हुए निफ्टी के। बट होता क्या है, एक ह्यूमन नेचर है, हम जब भी इस तरह का फॉल आते हैं तो थोड़े से फॉल पर भी घबरा जाते हैं। देखिए, जिस तरह से बाजार चला है, अगर टोटल इंडाइसिस में सिर्फ 5% की गिरावट आ जाए, सिर्फ 5% की, तो 26,000 का इंडेक्स मैं एवरेज पकड़ लेता हूँ तो कम से कम उसमें 1300 पॉइंट की गिरावट आनी चाहिए। यानी कि 26,000 के इंडेक्स में से 1300 पॉइंट हटा देंगे तो करीब 24,700 के आसपास आके आप रुक सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे जोड़ता हूं तो अब आप चल रहे हैं 25,200। एथिकली तो 5% की भी गिरावट नहीं आई है अगर देखा जाए तो बुल रन के अंदर। ये सिर्फ गिरावट की बात बोल रहा हूँ, मंदी वंदी तो मैं दूर तक इसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहा वर्ड का। एक और चीज, आपने एक पहला पॉइंट ये देखा होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि मार्केट के 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। उन दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में जब आप मंगलवार को गए थे तब ऐसा कहीं कुछ नहीं था, लेकिन जब आप बृहस्पतिवार को आए हो तो ऐसा सब कुछ था। तो बुधवार के अंदर ही 2 काम हो गए। पहला, F&O के रूल्स चेंज हुए, रूल्स इन द सेंस यानी कि उस पर नए रेगुलेशंस आ गई। और दूसरा, ग्लोबल मार्केट्स में चिंता थोड़े बड़े पैमाने की हो गई है। ऑलरेडी वो युद्ध तो चल ही रहा था, लेकिन थोड़ा बड़े पैमाने का युद्ध हो सकता है। इसकी सुगबुगाहट, इसका डर थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स में आ गया है। यह है दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, सृष्टि, अगर आपको सुबह ध्यान होगा, हमने आपको ओपनिंग के और लोज के लेवल्स गिनवाए थे कि जो ओपनिंग इज इक्वल टू लो है, लेकिन अगर ये दिन भर में कभी भी ब्रेक करे, गलती से भी आपको अपने सौदों को नहीं रखना और छोड़ देना है। उसके बाद आप देखिए उन लेवल्स ने जैसे अपने अपने लेवल्स को काटा तो निफ्टी कम से कम 200 पॉइंट और टूटा उसके बाद, और बैंक निफ्टी ने भी कम से कम 700-800 पॉइंट का और लॉस दिखाया। तो लेवल्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है, आप इस लेवल्स को ऐसे हल्के में ना लिया कीजिएगा, कम से कम 18 स्वदेश पे। दूसरा पॉइंट, ये आप जो हमने सामने इस समय ग्राफिक्स देख पा रहे हैं, ये पुटों के ग्राफिक्स हैं। और वैसे भी मैं ये बोलूँ, थोड़ा मैंने जब बताया था तब तक से और बढ़ चुके हैं। मैं एग्जांपल के लिए, जहाँ पर आप 2300-2400% का गेन देख पा रहे होंगे पुटों का, अब वो करीब 3-3 हज़ार% हो चुका है। चलिए मैं आपके सामने एक पुट फायर करवाने की कोशिश करता हूँ, अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब फायर कर पाए तो। 25,500 की 3 अक्टूबर यानी कि आज को एक्सपायर होने वाली पुट अगर आप फायर कर सकते हैं तो, आई रिपीट, 25,500 की पुट अगर आप दिखाएंगे तो आपको दिखेगा इसका जो आज का टोटल रिटर्न है वो करीब 3,000% से भी ज्यादा है। 3,000%। अगर आप बैंक में एफडी में पैसा डालें तो 8% मिलता है। आप बहुत अच्छा, यस ये वाला, ये 3,000% है। देखिए आपके सामने
इसकी कीमत चल रही है अभी 238 रुपए के आसपास की। 231 का तो नेट गेन है, यानी कि सिर्फ 6 रुपए कीमत थी, आज इसकी कीमत है 238 रुपए, 3000%। ये एक अपॉर्चुनिटी ट्रेड भी है, लेकिन यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है रिटेल्स की, यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है वित्त मंत्री की, आरबीआई गवर्नर की और सेबी चेयरपर्सन की, कि भाई अगर 3,000% के स्विंग्स आएंगे, आप सही जगह पे बैठे हो तो जैकपॉट है, अगर आप गलत जगह पे बैठे हो तो एक दिन में एक ही प्रोडक्ट के 3,000% का लॉस आपके अकाउंट में ट्रांसफर होकर आ जाएगा। तो यहीं से एक प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि इसका रेगुलेशंस करना बहुत ज़रूरी है। चाहे इसको आप सर्किट्स में डालो, आप डाल सकते नहीं क्योंकि इंडेक्स ऑप्शंस है, सर्किट में डालेंगे तो उसका पूरा प्ले ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए कुछ कुछ रेगुलेशंस ज़रूर की जा रही हैं। एक चीज़ चलिए मैं आपको और बताता हूँ, आप इसके अगेंस्ट में अगर आप पुट्स देखेंगे ना, कॉल्स देखेंगे, तो उनमें भारी गिरावट नहीं है, क्योंकि इससे पहले ही मार्केट टूटा हुआ था। एक और आपको मैं पॉइंट नोटिस कराता हूँ, बुधवार को बैंक निफ्टी की डेरिवेटिव एक्सपायरी थी, जो कि 1 डे बिफोर हुई, वो हुई 1 तारीख को, क्योंकि उस दिन प्री डिसाइडेड छुट्टी थी। आपके पास बैंक निफ्टी का मोटा मोटी माल निकला हुआ था, यानी कि आपके पास ऑप्शंस था नहीं ज़्यादा ट्रेड, तो सारा का सारा पैसा जो टिपिकली शिफ्ट हुआ था वो शिफ्ट हुआ था निफ्टी पे। और निफ्टी के अंदर ये था कि चलिए ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर कुछ भी होगा तो कोई ना कोई काउंटर आके या कोई ना कोई चर्निंग वाला सेक्टर आके संभाल लेगा, चाहे मेटल्स है, फार्मा है, आईटी। उन्हें सुबह ये देखा भी जब मार्केट के अंदर पुल बैक हो रहा था, ये सभी सेगमेंट्स आपके ऊपर भी निकल के आए। अभी बात सिर्फ यही है कि मार्केट्स को थोड़ा और समय चाहिए इस चीज़ को एडजस्ट करने के लिए। ये लेसन लाउड एंड क्लियर है मार्केट का। एक और चीज़ जो मेरे को सिर्फ एक चिंता है या एक पॉइंट टू भी नोटेड करवाना चाहता हूं मैं, एफआईज इस पूरे एफ एंड ओ वाले सर्कमस्टांसिस को कैसे लेते हैं। ये है सारे नियम्स रिटेल के लिए, लेकिन एफआईज इसको कैसे लेते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिफ्टी में आपको बता देना चाहता हूं, करीब 80% के आसपास ऑलरेडी मार्केट में एफआईज हैं। और ये बात आपको मैं कई बार नोटिस करा चुका हूं कि एफआईज लेड रैली रही है 25,500 600 के बाद से लेके 26,400 तक में। रिटेल का तो लॉन्ग पोजीशंस अपने लो पे था, यानी कि रिटेल तो सिस्टम में थे ही नहीं। तो जो हुआ था वो एफआईज की वजह से हुआ था, जहां पे वो रिकॉर्ड 81% तक चले गए। अभी वो 79% है, तो क्वांटिटी बहुत कम नहीं है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में इंडियन मार्केट्स के अंदर अभी भी हैं वो। तो इसलिए मैं इस चीज़ को थोड़ा नोटिस वापस से करवाना चाहता हूं कि एफआईज इसको कैसे हाथों हाथ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज शाम को जब नंबर्स आएंगे तो एफआईज के नंबर्स को ज़रूर चेक कीजिएगा। मैं भी आपके सामने एनालिसिस करके सारे पॉइंट्स रखूंगा। तो मेरे मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, काफ़ी देर से वो वेट कर रहे हैं अपनी बात रखने के लिए, तो मैं इसलिए ज़्यादा रखूंगा नहीं। मेरे पास तो बहुत सारा डाटा है, अगर मैं बोलता जाऊँ तो शायद पूरा शो ही खत्म हो जाए। ओशो कृष्णन मेरे को दिख रहे हैं स्क्रीन पर। ओशो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। अक्षय भी भागवत भी कार्यक्रम का हमारा हिस्सा रहेंगे। अक्षय सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। ओशो पहले आपसे शुरू कर रहे हैं। ऐसा नहीं था कि ऐसा हो नहीं सकता है, बट ऐसा हो रहा है और हमने कई दिनों से देखा नहीं और हमने इसको फील नहीं किया इस तरह की गिरावट को बैक टू बैक की, तो इसलिए थोड़ा एबनॉर्मल लग रहा है और कुछ नहीं है। ऐसी गिरावट, इस तरह का फॉल हम पहले भी देख के आए हुए हैं और हमने मार्केट का हिस्सा रहे हैं। आप भी बहुत समय से इस मार्केट का हिस्सा हो, क्योंकि हमको आदत पड़ी हुई है कि 200 पॉइंट निफ्टी टूटे तो बाइंग और डिप्स कर लो। मैंने ऐसे स्टार्टिंग में भी कहा, एथिकली तो हम 5% भी नहीं टूटे अपने हाई से, और एक बुल रन के अंदर 5% की क्या वैल्यू होती है आप सोच सकते हैं, है ना। तो थोड़ा फील हो रहा है ये इस गिरावट में। बॉटम फिशिंग कहाँ पे करनी चाहिए, करनी है कि नहीं करनी, थोड़ा बताइए इसके बारे में सर। वेरी गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। सबसे पहले तो आपने जो इतना स्ट्रॉन्ग इनसाइट्स मार्केट के बारे में दिया है, तो आई गेस दर्शकों को उससे ही काफी ज्यादा इनसाइट मिल जाएगा। ओवरऑल जैसा आपने बताया कि निफ्टी अपने हाई से ओनली 3.5% करेक्ट हुआ है अभी तक। आज एक मिडवीक हॉलीडे के बाद एक गैप डाउन होने के बाद अच्छा सेल ऑफ आया है, एंड वहां पे हमने आज कोई भी अटेम्प्ट नहीं देखा है बुल्स के तरफ से कि कोई भी डिप्स को वो बाई कर रहे हैं। सो ये दिखाता है कि मार्केट जो ओवरबॉट जोन पे इतने दिनों से, इतने हफ्तों से चल रहा था, उसमें आज कम से कम बुल्स ने कुछ भी हाथ नहीं डाला है एंड मार्केट को करेक्ट होने दिया, विच इज ऑल्सो हेल्दी। बट अगर हम टेक्निकल लेवल के स्पेसिफिकली जाकर के देखें तो 25,500 जो पहला सपोर्ट था उसके स्ट्रांगली ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट में और स्टीप करेक्शन देखने को मिले हैं। बट यहाँ पे भी अगर मैं देखूं तो लोअर लेवल्स पे अप्रोक्सीमेटली 25,200 पहला सपोर्ट है इमीडिएट बेसिस पर। बट हालांकि जो रिट्रेसमेंट अगर है, जो रिसेंट वर्टिकल रैली है
उसकी रिट्रेसमेंट नियर अबाउट 25,080 के आसपास आ रही है। तो वो एक क्रूशियल जोन रहेगा सपोर्ट के तौर पे। अब ऑब्वियसली 3 दिनों से फॉल के बाद थोड़ा सा ब्रीदर ले सकता है मार्केट, थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है, बट उसमें उसमें भी हमें रश नहीं करना है बॉटम फिशिंग करने के लिए। अभी भी और अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं, और भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। सो थोड़ा सा साइडलाइंस रहना चाहिए। मार्केट जैसे ये फिजल आउट हो जाता है, ये जो करेक्शन है ये फिजल आउट हो जाता है, तब हमें थोड़ा सा अप्रोच रखना चाहिए बाई के तरफ। अभी इधर सेल का अप्रोच लेकर के चले या फिर साइडलाइंस रह करके मार्केट को देखें। या तो साइडलाइंस रहे या फिर थोड़ी बिकवाली के कुछ ट्रेड्स ढूंढे, पर कहाँ पे रखनी है नज़र? हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पे कौन से कॉल्स हैं, आइए वो समझते हैं और शुरू करते हैं उनसे क्लोजिंग ट्रेड्स लेना। चलिए, हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद है। अक्षय जी, गुड आफ्टरनून, आपसे समझना चाहेंगे, बताइए क्लोजिंग में कहाँ पे है आपकी नज़र? ये काफी बिकवाली हो चुकी है। मेरे हिसाब से 1000 पॉइंट के ऊपर टूट चुका है बाजार, तो सभी रिवर्सल के मौके ढूंढेंगे। तो यहाँ पे स्टॉक का और सेल करने का तो मेरा मूड है नहीं। यहाँ पे मैं बाय रेकमेंड करूंगा। एक ही स्टॉक रेकमेंड करूंगा आज जिसमें काफी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है मेटल क्षेत्र से, जिंदाल स्टील एंड पावर, जिसका करंट मार्केट प्राइस 1048 का है। 7 से 8 दिन के रेंज कंसोलिडेशन में है, एक ब्रेकआउट की अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है। 1070 एक छोटे रेंज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट पॉइंट है। मेरा मानना है कि ये ब्रेकआउट जल्दी आपको देखने को मिलेगा। उसके चलते जो 2 टारगेट एरिया में प्रोजेक्ट कर रहा हूँ वो है 1105 और 1124 का। ट्रेड में स्टॉप लॉस बनेगा 1021 का। क्या तो चलिए, थोड़ा सा सेफ रहिए और ऐसे गिरते बाजार में भी जो मजबूत काउंटर्स हैं उन पर आप नज़र बनाइए। आज देखिए JSPL पूरे दिन इसने अपने आप को होल्ड करने में कामयाब रहा। ये स्टॉक फिलहाल 1.5% की तेज़ी है, पर अक्षय जी के बड़े टारगेट्स हैं 1105 और 1124। यहाँ पे आपको लेवल्स जो हैं ध्यान में रखने हैं। 1021 का स्टॉप लॉस है। पर ओशो, अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए, आप जैसे बोल रहे थे कि कुछ बिकवाली के मौके ढूंढने हैं, तो क्या आपके कोई सेल ट्रेड्स हैं जो कि आप दर्शकों को रेकमेंड करेंगे? यस, आज मेरा 2 रिकमेंडेशन है, एक बाई का एक सेल का। सबसे पहले सेलिंग के तरफ अगर हम देखें तो LIC हाउसिंग फाइनेंस में थोड़ा सा शॉर्ट बिल्डअप दिखाई दे रहा है। बहुत दिनों के बाद ये काउंटर अपने 200 डे SMA के नीचे जाते हुए दिखाई दिया है। एंड आज जिस हिसाब से ओपनिंग हुई थी, एक गैप डाउन के साथ ओपनिंग हुई, एंड उसके बाद कंसिस्टेंटली मार्केट में सेल ऑफ देखने को मिला है। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस में थोड़ा और करेक्शन देखने को मिल सकता है। नियर अबाउट शॉर्ट टर्म में 610 तक के टारगेट रहेंगे स्पॉट लेवल्स के आसपास, एंड हायर लेवल्स पे जो बियरिश गैप है उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है, जो कि नियर अबाउट 660 स्पॉट लेवल्स का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। एंड 610 के टारगेट्स हमें LIC हाउसिंग फाइनेंस में 1 से 2 दिनों तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। सेकेंड काउंटर जिसमें एक बुलिश सेटअप बनते हुए दिखाई दे रहा है, फार्मा सेक्टर से ग्रैन्युल्स में अगर हम देखें तो पिछले 1-2 हफ्ते से कंसोलिडेशन में था ये काउंटर, एक डीप करेक्शन के बाद कंसोलिडेशन में था, एंड 2 दिनों से काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन इसमें बनते हुए दिखाई दे रहा है। सो मेजॉरिटी जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो ओवरसोल्ड टेरिटरी से काफी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के सिग्नल्स दिखा रहे हैं। तो ग्रैन्युल्स में बाई का रिकमेंडेशन है। करंट लेवल्स पे 590-95 के आसपास बाई करके चले। हायर लेवल्स पे 635 तक के टारगेट्स हमें 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। एंड वही शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए एडवाइस रहेगी कि आप 570 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखें। ठीक है, तो ग्रैन्यूल्स यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। सुबह भी हमने इस पे चर्चा की थी और ये स्टॉक अभी जो है आपको 635 के लेवल्स दिखा सकता है, ऐसा ओशो का मानना है। यहाँ पर आप ध्यान रखें। और एक सेल साइड का ट्रेड भी ओशो की तरफ से आता हुआ हमें दिख रहा है। पर चलिए कुछ और भी आइडिया समझेंगे हमारे एक्सपर्ट से और उनसे ओपिनियन लेंगे मार्केट्स पे कि क्या यहाँ से आएगी थोड़ी सी रिकवरी या यहाँ पे और थोड़ा सा आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। पर ये सब जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाएगा, हम जल्द लौटेंगे।
550 पॉइंट की गिरावट है। आज का जब ओपनिंग इज इक्वल टू लो ब्रेक हुआ, उसके बाद एक टेंडेंसी बढ़ी है। उससे पहले तक हमको सिर्फ अपने लेवल्स को, यानी कि दो इंपॉर्टेंट खबरों को डिस्काउंट करवाना था। फर्स्ट इज़ एफएनडो एंड सेकंड इज़ ईरान इजराइल जो तनाव चल रहा है, लेकिन उसके बाद गिरावट बढ़ी। फिर विक्स ने बढ़कर ये बता दिया कि बाजार के अंदर थोड़ा बहुत घबराहट अभी है और ये पनपी रही है और ये होगी भी। 13.5 पे आ चुके हैं। 15 के बाद ही हमारे से आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकते हैं, यानी कि तनाव और बढ़ सकता है। और मैंने आपको सुबह भी ये बात नोटिस कराई थी कि जब भी ग्लोबल मार्केट्स के अंदर कोई ऐसा हो, कुछ भी ऐसा हो या फिर पॉलिसी फ्रेमवर्क से ऐसा हो, विक्स को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। अगर विक्स 5% भी नीचे टूट जाए तो बाज़ार चलेगा। अगर ये 5% और बढ़ जाए तो बाज़ार 200, 250, 300 पॉइंट भी खा सकता है। पॉलिसी के बाद का इम्पैक्ट में विक्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है। खैर, इन सब चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। और विवेक कारवा भी मेरे को स्क्रीन पे दिख रहे हैं। पहले तो विवेक जी का जरा एक बार उनको स्वागत कर लेते हैं। विवेक सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जिस क्वेश्चन पे मैं आना चाहता हूँ ना सर, उस क्वेश्चन की थोड़ी सी रिसर्च मेरे सहयोगी विश्व मोहन ने की हुई है। एक्चुअली ईरान और इजराइल वाले मैटर पे मैं आपके पास आना चाहता था और इसका इंडिया कनेक्शन पूछना चाहता था, लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी ने कुछ डिटेल्स निकाली, कुछ स्टडी किया हुआ है। एक बार मैं और आप हमारे दर्शक सुन लेते हैं उसको, उसके बाद फिर मैं आपके पास इसी क्वेश्चन पे आता हूँ। विश्वमोहन जी, जरा बताइए क्या डिटेल्स आपने निकाली हैं। देखिए, अगर आप सीधे सीधे अगर एडिबल क्रूड ऑयल की अगर बात करें तो यहाँ पर ईरान करीब ग्लोबल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन का 3.25% हिस्सेदार है और भारत काफ़ी हद तक वहाँ से इंपोर्ट भी करता है। हालांकि यूएस की पाबंदियों के बाद भी भारत ने क्रूड ऑयल इंपोर्ट के लिए इस तरह की छूट ले रखी है, तो एक बड़ा पार्टनर है ईरान। साथ ही अगर आप बासमती एक्सपोर्ट के लिए ईरान भारत के लिए एक बड़ा मार्केट है। ईरान करीब 20 से 25% वहाँ पर एक्सपोर्ट भारत की तरफ से किया जाता है। इजराइल की अगर यहाँ पर बात करें तो इजराइल में देश की 14 लिस्टेड कंपनियाँ वहाँ पर या तो डायरेक्ट उनका इन्वेस्टमेंट है या किसी स्टार्टअप्स के जरिए, यहाँ वहाँ की इजराइल की लोकल कंपनीज के जरिए उनका इन्वेस्टमेंट है, जिसमें अदानी पोर्ट्स जो वहाँ का पोर्ट ओन करता है। इसके अलावा जो बड़ी फार्मा कंपनियाँ, सन फार्मा हो, ल्यूपिन हो, वहाँ पर उनकी हिस्सेदारी है। सन फार्मा की टैरो फार्मा में हिस्सेदारी है जो इनका इजराइल में कारोबार है। इसके अलावा टेवा फार्मा के जरिए ल्यूपिन की भागीदारी वहाँ पर है। इसके अलावा डॉक्टर रेडीज़ का एक्सपोजर इजराइल में है। इसके अलावा कुछ और कंपनीज़ है जिसका एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें टाइटन के स्टोर्स वहाँ पर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इजराइल में ब्रांचेज हैं। इसके साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का भी स्टार्टअप्स के जरिए वहाँ पर इन्वेस्टमेंट। तो कई सारी ऐसी कंपनीज़ है जहाँ पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनका एक्सपोजर इजराइल में है। और अगर ओवरऑल सप्लाई की बात करें, क्रूड ऑयल सप्लाई भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। करीब 80% हमारी निर्भरता पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए इंपोर्ट पर निर्भरता है। ऐसे में अगर सप्लाई में किसी भी तरह की दिक्कत आती है या दाम ऊपर बढ़ते हैं तो हमारी इकॉनमी पर बड़ा असर होगा, क्योंकि 3.25% ग्लोबल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन ईरान से आता है। अगर वहाँ से सप्लाई कम होती है तो सीधा सीधा असर भाव पर देखने वाला है। साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो एरिया है, जो रूट है, सप्लाई का रूट है क्रूड ऑयल का, वो दुनिया की 1/3 यानी 1/3 जो सप्लाई होती है उसी रूट के जरिए होती है। तो डेफिनेटली अगर इजराइल की तरफ से अगर कुछ बड़ा रिस्पांस आता है, बड़े अटैक होते हैं ईरान पर, डेफिनेटली एक बड़ा असर हो सकता है। कुल मिलाकर कहें तो कंपनीज के साथ साथ अपनी इकॉनमी के लिहाज से काफ़ी एक महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि क्रूड के दाम अगर यहाँ पे बढ़ते हैं तो चाहे वो सबसे पहले वायर मार्केटिंग कंपनियों के मार्जिन पर असर होता है। इसके अलावा टायर कंपनीज, पेंट कंपनीज, केमिकल कंपनीज, ग्लास कंपनीज हैं, उनका भी रॉ मटेरियल 40 से 50% तक क्रूड के डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स का है। तो ये चीज़ें चिंताजनक है, देखते कैसे फोल्ड आउट होती है। हालांकि एक्सपर्ट, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, उनका यही कहना है कि वहाँ के ऑयल के फैसिलिटी पे इजराइल की तरफ से अटैक होने की संभावनाएं कम है, लेकिन देखते हैं आगे किस तरह से चीज़ें बदलती हैं। काफ़ी डिटेल एनालिसिस आपने किया विश्वमोहन। हमने सुबह सुबह 2-4 पॉइंट रखे थे, लेकिन आपने सारे पॉइंट्स को अच्छे से कवर किया, अक्रॉस द सेक्टर्स कवर किया। विवेक जी, आपने भी सुनी लिया होगा, जरा आपका टेक भी चाहिए सर। गुड आफ्टरनून डिम्पी और सभी को गुड आफ्टरनून। देखिए, अब जब ग्लोबल टेंशंस होते हैं या फिर इस तरह का वॉर होता है, ये बहुत सारे मूविंग पार्ट्स आप ले लो, जिसको एकदम स्ट्रिक्टली एनालाइज करना और बोलना तो बहुत मुश्किल काम है। और ये जैसे जैसे हम लोग सिचुएशन अनफोल्ड होगी अपने को पता चलेगा। पहली चीज ये बोलना चाहूंगा कि जो आज का फॉल है, ये मैं
इस वॉर को कम क्रेडिट दूंगा और ज्यादा क्रेडिट दूंगा जो एफ&ओ पे नए रूल्स आए हैं। तो इसके कारण हो सकता है कि आपको ज्यादा सेलिंग देखने को मिल रही है और नॉट ड्यू टू वॉर। वॉर का तो मालूम था कि एस्केलेशन हो सकता है। और मुझे लगता है कि जहां तक इसराइल है, देखिए उनके पास और कोई चारा नहीं है। दे हैव नो अदर ऑप्शन। या तो आप टोटली हार जाओ या फिर ईरान जो एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म आज के दिन है उसको अटैक करो। और लकीली क्या है कि जितने भी दिग्गज देश है दुनिया के, यूएस से लेके यूरोपियन नेशन, सारे के सारे इसराइल के साथ खड़े हैं। अब ये लोग कहाँ तक हेल्प करते हैं यूक्रेन को हमने देख चुके हैं हम लोग एग्जाम्पल। तो ये बात की बात है। लेकिन जो कैपेबिलिटीज है, मैं ये एक डेटा ये भी देख रहा था कि ईरान और इसराइल के बीच की कैपेबिलिटीज, जो उनके पास फाइटर जेट्स है या फिर मैं वॉर एक्सपर्ट नहीं हूँ पहले बोल देता हूँ, लेकिन एक कंपैरेटिव स्टडी देखा था जहाँ पे इसराइल इज मच मोर बेटर देन ईरान। तो हाँ, अगर एस्केलेशन होता है, यस, वर्ल्ड मार्केट्स पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आप अगर नोट करो, कल जो बाजार खुले थे, ये एस्केलेशन होने के बावजूद वर्ल्ड मार्केट्स पे इतना इम्पैक्ट नहीं था। तो मुझे इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आज जो इम्पैक्ट हो रहा है ये एफ&ओ सर्कुलर के कारण ज्यादा हो सकता है और वॉर के कारण कम हो सकता है। जहां तक क्रूड ऑयल का सवाल है, इंडिया काफी हद तक डाइवर्सिफाई ऑलरेडी कर चुका है। तो मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल 72-75 अभी चल रहा है। तो ये बहुत ज्यादा स्पाइक तभी दिखाएगा जब वर्ल्ड वॉर 3 जैसा सिचुएशन आए। अगर ये रिस्ट्रिक्टेड रहता है एक एरिया में ही, इसराइल और ईरान के बीच में ही, तब तक मुझे नहीं लगता है कि बहुत पैनिक सिचुएशन आने वाली है। और जैसे मैंने कहा, ये सारे बहुत मूविंग पार्ट्स है। मैं तो ये सब एस्टिमेट या गेस्टिमेट ही ले लीजिए। अब पक्का क्या होगा ये तो अब समय बताएगा। लेकिन हाँ, अगर डिप्स मिलता है तो इंडिया बहुत हद तक डीकपल्ड है। डीकपल्ड इन द सेंस, बाजार के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो अपना डेमोग्राफिक का बेनिफिट है ये इंडिया को देखने को मिलेगा और इसके लिए आपको अर्निंग्स और कंपनीज अच्छी करती हुई दिखेगी। तो जहां जहां एक्सपोजर है बाकी कंपनीज का इसराइल में, हाँ हो सकता है कि उनका स्पेसिफिक स्टॉक्स में आपको करेक्शन देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल बाजार मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा निकलेगा। तो ये था बाजार पे नजरिया और साथ ही एक फंडामेंटल टेक भी हमने विवेक से लिया। पर ओशो, आज अगर देखें तो फार्मा अच्छी तरीके से स्ट्रेंथ दिखा रहा है। उनमें से एक स्टॉक जो कि अजंता फार्मा, जिसमें पिछले आधे घंटे में अच्छी बाइंग आई है। सभी कैंडल्स जो बनी है वो ऊपर ही जा रही हैं। एक बार ओशो इसका चार्ट चेक करके बताएंगे कि अजंता फार्मा कैसा दिख रहा है चार्ट्स पे और क्या यहाँ से और भी तेजी हो सकती है? अजंता फार्मा में काफी अच्छा कंसोलिडेशन है एंड काफी स्ट्रांगली अपने पॉजिटिव स्टेचर को होल्ड कर रहा है। बट हायर लेवल्स में अगर हम देखें, 3400 इसका काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस के तौर पे देखा गया है। तो जब तक ये 3400 के ऊपर डिसाइसिवली ब्रेकआउट नहीं देता है, तब तक बेटर रहेगा कि हमें थोड़ा सा साइडलाइंस मेंटेन करना चाहिए, या फिर डिप आए तो डिप में एक्यूमुलेट करें, नियर अबाउट 3250 से 3280 के जोन पे बाई करें एंड अप्रोक्सीमेटली 3400 के रेंज में अपने प्रॉफिट्स को बुक करने। बट जिस दिन इसमें 3400 के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तब हमें अप्रोक्सीमेटली 250 पॉइंट की रैली इस काउंटर में देखने को मिल सकती है। सो बिल्कुल अपने वॉच लिस्ट में रखने वाला काउंटर है। किसी के पास है तो होल्ड रखिए, नहीं तो 3400 के ऊपर अच्छे टारगेट्स के लिए आप इसमें एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो अजंता फार्मा पे एक टेक। बट इसी के साथ ओशो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, आज आपने समय निकाला और हमें अपने कुछ आइडियाज़ भी दिए हमारे दर्शकों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और अक्षय, आज जिस तरीके की सेलिंग निफ्टी बैंक में है, ऐसे में कोई बैंकिंग काउंटर आपको लग रहा है कि क्या कि जो थोड़ा और जो है जिसमें गिरावट आ सकती है? क्योंकि हम कई सारे प्राइवेट बैंकिंग नेम्स को देख रहे हैं। आप आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, कुछ दिनों पहले हम जश्न मना रहे थे कि ये सब ऑल टाइम हाई पे हैं। बट अक्षय, पिछले 3 से 4 दिनों में क्या इनका कोई स्ट्रक्चर बिगड़ा है? जी देखिए, मोस्ट ऑफ द बैंकिंग पैक्स काफी ओवरसोल्ड है जिस स्तर पे ट्रेड हो रहे हैं। और मेरे ख्याल से आरबीआई पॉलिसी भी ड्यू है ऑन 9th ऑफ दिस मंथ। तो जो भी सेल ऑफ होगा शायद मेरे हिसाब से कल तक सीमित रह सकता है, क्योंकि काफी ओवरसोल्ड है। यहाँ से तो और सेल करने के इतने ओवरसोल्ड लेवल पे और सेल ना करे, ये मेरी राय रहेगी। क्योंकि शायद कल एक गैप डाउन हो वर्स्ट केस में, बट वहां से वापस हल्की सी एक बाउंस बैक की उम्मीद कर रहा हूँ। तो आप एक्सिस बैंक देखिए या आईसीआईसीआई बैंक देखिए, दोनों अपने ट्रेडिंग सपोर्ट पे
आज ट्रेड हो रहे हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक का सपोर्ट है 1255 का, 1257 का करंट मार्केट प्राइस है, तो बहुत ही अहम सपोर्ट पे है। सिमिलरली एक्सिस बैंक या एचडीएफसी बैंक की भी बात करें, दोनों अपने अहम सपोर्ट पे ट्रेड हो रहा है। तो यहां से तो बैंकिंग में, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में तो सेल करने की राय नहीं रखूंगा, एक ट्रेडिंग बाउंस जरूर मिलेगा, जहां उसके बाद आप सेल करने की सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक अलग अलग स्टॉक्स पे रिकमेंडेशन मिली है। एक काम और करते हैं, जरा मैं अपने सहयोगी को और जोड़ लेता हूँ ताकि वो थोड़ा आपको और गाइड कर पाएँ अलग अलग सेक्टर्स पे क्या हो रहा है, खासकर उसमें रियल एस्टेट सेक्टर। आपको पता है काफ़ी बर्निंग सेक्टर है, लेकिन इसको लेकर अभी थोड़ी बहुत गिरावट आई। ये गिरावट काफ़ी तेज़ी से आई है। रियल एस्टेट इन सेक्टर तो बाकायदा 3% से ज़्यादा नीचे भी जा चुका है। तो ज़रा समझते हैं शरद से कि पूरे सेक्टर में आखिरकार हो क्या रहा है। शरद, एक बार ज़रा बता दीजिए। जी बिल्कुल, भारी गिरावट जो है निफ्टी रियलिटी इंडेक्स में हमें देखने मिला। 3% का गिरावट जो इंट्राडे बेसिस पे आया है, और देखा जाए तो सबसे बड़ा फॉल है अगस्त 5 से लास्ट टाइम जो आंकड़े आए थे उसके हिसाब से। अभी 2024 के अगर हाई लेवल से बात करें तो निफ्टी रियलिटी इंडेक्स में लगभग 8% का करेक्शन भी देखने मिला है। अब जो है इन्वेस्टर की आज सुबह जो है रिपोर्ट आई थी, यहाँ पे उन्होंने कहा जो पहले 2 महीने Q2 FY25 के आंकड़े वहाँ पे डिमांड कूल ऑफ देखने मिली है। कुछ अनसर्टेनिटीज आ रहे कैपिटल गेन्स के टैक्सेशन ट्रीटमेंट में। इसके अलावा जो स्लो डाउन हो रही है प्री सेल्स में, इसका 2 कारण है। एक जो लॉन्चेस के प्राइस हैं और जो अब्जॉर्प्शन हो रहे हैं, जो प्राइसेस पे किए जा रहे हैं, उनमें डाइवर्जेंस देखने मिल रहा है। उसमें आप कह सकते हैं जो डाइवर्जेंस है लगभग 15 से लेके 20% तक का डाइवर्जेंस देखने मिल रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है, स्पेशली चेन्नई ले लीजिए, मुंबई, बैंगलोर, इन मार्केट्स में जो है थोड़ी स्पेकुलेशन देखने मिल रही है। तो इसके कारण प्री सेल्स का भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। रियलिटी शेयर्स की बात करें, जो एब्सोल्यूट लेवल ऑफ इन्वेंट्री है उसमें जो है गिरावट नहीं देखनी ज़्यादा मिली है, उतना ज़्यादा डिक्लाइन नहीं हुआ है। परसेंटेज बेसिस में थोड़ा डिक्लाइन हुआ है लॉन्ग टर्म बेसिस पे, लेकिन अगर एब्सोल्यूट बेसिस पे बोले तो यहाँ पे नहीं देखने मिला है गिरावट। एंड ऑफकोर्स जो स्पेकुलेशन है अभी भी बरकरार है। कुछ डेटा भी आ रही है कि एनसीआर रीजन में तो लग रहा है नेगेटिव प्री सेल्स भी आ सकता है। और यहाँ पे देखें तो इन्वेस्टेक की जो है प्री सेल्स के अनुमान के हिसाब से गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ने बढ़िया किया है, 48% का ग्रोथ का अनुमान है। वही मैक्रोटेक डेवलपर्स, ओबराय रियल्टी और कीस्टोन की बात करें तो यहाँ पे जो है थोड़ी सी नेगेटिव फ्लो या बहुत फ्लैटिश ग्रोथ देखने मिल रही है। तो ऑफकोर्स पितृपक्ष का भी इम्पैक्ट आया था, जहाँ पे ज़्यादा सेल्स सितंबर के लास्ट वीक जो है नहीं देखने मिली थी। तो वो इम्पैक्ट के कारण आपके प्री सेल्स में जो है थोड़े हल्के नंबर्स आ सकते हैं, स्पेशली एनसीआर रीजन को लेके भी। तो इन सारे रीजंस के कारण जो है आज रियल्टी सेगमेंट में जो है सेलिंग देखने मिली है, और ओवरऑल थोड़ी सी बेरिश नज़रिया देखने मिल रहा है जिस तरह उनके प्री सेल्स के आंकड़ों को लेके हम बात करें तो इसके कारण जो है निफ्टी रियल्टी इंडेक्स आज का टॉप लूज़र है। इन्वेस्टेक की एक रिपोर्ट आई, बल्कि एनोरॉक ने भी रिपोर्ट निकाली थी कुछ दिन पहले, और इस रिपोर्ट में एनोरॉक ने ये बताया कि जो 11% साल दर साल जो डिमांड है, यानी कि जो प्रॉपर्टी के प्राइस या प्रॉपर्टी की जो मांग है उसमें कमी आई है। उसकी बड़ी वजह तो वो प्राइस ही बता रहे हैं, और थोड़ी सप्लाई की कमी भी बता रहे हैं। जब सप्लाई ज़्यादा होती है प्राइस थोड़े नीचे टिके रहते हैं, सेल्स ऑफलोड एकदम से बढ़ जाती है। लेकिन जब प्राइस ज़्यादा होते हैं, ऊपर से सप्लाई भी कम हो जाए, तो फिर माल बेचना भारी पड़ जाता है। तो यही चीज़ कंपैरिजन पिछले 1 साल से एनोरॉक की रिपोर्ट ने भी किया। इसलिए काफ़ी सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन खड़ा हो सकता है कि क्या रियल एस्टेट की जो तेज़ी चल रही थी क्या रुक सकती है। ये इन्वेस्टेक की रिपोर्ट भी काफ़ी हद तक हिंट कर रही है, एनोरॉक की रिपोर्ट भी हिंट कर रही है। लेकिन ये है सिक्लिक, ये और ये बहुत अच्छे से चलता है, और 2031 तक का मैंडेट जैसा लगता है कि हाँ शायद इतना तो चल सकता है। विवेक सर, जरा आपका व्यू पॉइंट, रियल एस्टेट का एक्सपोजर रियल एस्टेट फंड्स के ज़रिए भी है, रियल एस्टेट में शेयर्स के ज़रिए भी है, और फिजिकल रियल एस्टेट में भी हो सकता है काफ़ी सारे लोगों का, है ना, क्योंकि तीनों ही सेगमेंट से ग्रोथ आई थी, तो तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो क्या अभी थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, नया माल नहीं लेना चाहिए, स्पेशली इन रियल एस्टेट? डिम्पी जी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्ट्रेरियन रहूंगा। कारण ये है कि देखिए रियल एस्टेट में आज के दिन करेक्शन एक तो अच्छा रनअप दिया था, उसका एक इफेक्ट है, और दूसरा जो चाइना में हो रहा है, इनफैक्ट एक रैली के बाद वापस आज आप अगर नोट करो चाइना मार्केट में जाके, तो सारे के सारे रियल एस्टेट स्टॉक्स टोटली डाउन है आज। तो वहां पे उस स्लम्प के कारण ठीक है एक रिपल इफेक्ट अपने को भी देखने को इधर मिल रहा है,
लेकिन जो डिमांड सप्लाई है और जो अभी एस्पिरेशनल भारत का जो डिमांड आ रहा है उस साइड से, मुझे लगता है कि रियल एस्टेट आपको अगर टिप्स पे मिले तो इनफैक्ट एंट्री करनी चाहिए। तो आज ऑलमोस्ट 4-4.25% इंडेक्स डाउन है, और मुझे लगता है कि और थोड़ा बहुत अगर यहाँ पे करेक्शन आता है तो ऐसे कॉन्ट्रेरियन बेट आपको इसको देखना चाहिए। काफी रनअप आ गया था, इसके लिए आपको अगर 7-8% करेक्शन मिला तो एक एंट्री पॉइंट अच्छा बनेगा। तो मैं ओवरऑल इनफैक्ट रियल एस्टेट पे बुलिश हूँ। थोड़ा और नीचे जाता है तो डेफिनेटली बाइंग भी चालू करेंगे। आप चालू कर सकते हैं, आप इस पे बुलिश हैं, आपने रीजंस गिनवा दिए हैं और यही रीजंस हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके काफ़ी काम आ सकते हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, एक काम और करते हैं, अपने खास सेगमेंट जो कि मार्केट सेट 3 का लेके आते हैं और 3 बज चुके हैं, तो मैं अपने साथ अपने सहयोगी गौरव को जोड़ रहा हूँ ताकि वो 3 बजे तक की पूरी डिटेल आपके सामने रख पाए। गौरव जी बताइए मार्केट सेट 3 क्या कह रहा है? तो आज अगर हम बात करें आज के मार्केट की, तो जैसे हमने देखा कि एक वीकनेस देखने को मिला था, बट उसके बीच में भी एक स्टॉक है जो कि काफ़ी अच्छे से हमें तेज़ी में देखने को मिला था, जिसका नाम है ITD। इसका मेन रीज़न ये है कि कहीं पे कंपनी को जो है ऑर्डर मिला है 1937 करोड़ का। ये जो ऑर्डर है वो कमर्शियल बिल्डिंग बांधने के लिए मिला है यूपी में, और इसके चलते हुए हमने देखा कि एक अच्छी तेज़ी जो है इस स्टॉक में देखने को मिली थी। इसके अलावा बात करते हैं ऐसे स्टॉक्स की जो अपडेट्स की वजह से काफ़ी बज़ में रहे थे। सबसे पहले बात करते हैं मारुति सुजुकी की। यहाँ पे एक वीक अपडेट जो है वो कंपनी की तरफ से देखने को मिला। अगर हम प्रोडक्शन नंबर्स की बात करें तो सितंबर में प्रोडक्शन नंबर जो है उसमें 9% का एक फॉल जो है YOY बेसिस पे हमें देखने को मिला था। उसके बाद हमने देखा स्टॉक में भी एक गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा बात करते हैं कुछ बैंक्स की, तो सबसे पहले बात करते हैं PNB बैंक की। जैसे हमें पता है कि अक्टूबर चालू हो चुका है और बैंक्स ने अपने Q2 के अपडेट जो है वो देना चालू कर दिया है। तो ये जो प्री क्वार्टरली अपडेट्स है उसकी अगर हम बात करें तो PNB बैंक में कहीं पे डिपॉजिट्स में 11% का ग्रोथ देखने को मिला, और एडवांसेस की बात करें तो कहीं पे 13% का ये जो ग्रोथ है वो देखने को मिला है। और अगर हम बात करें टोटल टारगेट की, तो बैंक ने कहा था कि 11 to 12% का ये जो ग्रोथ है वो रह सकता है FY25 में, तो कहीं पे एक आउटपेस जो है वो हमें देखने को मिला था। और इसी के साथ अगर हम बात करें येस बैंक की, तो वहाँ पे अगर हम बात करें एडवांसेस की, तो वहाँ पे 13% का जो ग्रोथ है वो हमें देखने को मिला है प्री क्वार्टरली अपडेट्स में। जबकि अगर हम बात करें ओवरऑल इंडस्ट्री की, तो कहीं पे 15% का जो ग्रोथ है जुलाई और अगस्त के मंथ में वो हमें देखने को मिला था। और इसके चलते हमने देखा कि येस बैंक में एक गिरावट जो है आज के दिन में देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं अलेम्बिक फार्मा की, और यहाँ पे खबर ये है कि कहीं पे कंपनी को US FDA की तरफ से अप्रूवल मिला है एक ड्रग के लिए जो कि सीजर्स में यूज़ हो सकता है, सीजर्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हो सकता है। इसकी ओवरऑल अगर हम मार्केट वैल्यू देखें तो कहीं पे एक $163 मिलियन का एक मार्केट वैल्यू है और मार्केट अपॉर्चुनिटी है इस ड्रग के लिए। और इसके साथ अलेम्बिक फार्मा के पास अभी 216 अप्रूव्ड ड्रग्स है जहाँ पे वो सेल कर सकते हैं, और इसी के चलते एक तेज़ी जो है हमें इस स्टॉक में देखने को मिली थी। तो खबरों के दम पे इन सब स्टॉक्स पे आज एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला था। आगे जाके भी इन सब स्टॉक्स में नजर रखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। ठीक है डन। तो ये 3 बजे तक का सारा एक्शन मार्केट्स का आपके सामने रख दिया हमने। वैसे एक अच्छी खबर भी आपको सुनाऊंगा मैं, ना केवल दिल्ली का एक एयरपोर्ट है बल्कि दिल्ली NCR में एक दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शुरू होने जा रहा है। मेरे रिपोर्टर तक हम उसको संपर्क कर रहे हैं, वो आपके लिए सारी डिटेल ढूंढ के लेके आएंगे। समीर के पास है, बस उनको जैसे ही कनेक्ट हो जाएंगे तो उनसे भी बातचीत करेंगे। और इस बीच राजेश भोसले साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एक और मेहमान है। राजेश सर नमस्ते, जरा आपका मार्केट पे टेक और आपका मार्केट का एनालिसिस। नमस्कार डिम्पी जी। यस, काफी नेगेटिव मोमेंटम में है मार्केट, और लास्ट एक वीक में एक ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स के जो है गेंस निफ्टी ने गिव अप किया है। अगर आप देखें तो सिमिलर मूव जो है अगस्त और सितंबर में हमने देखा था कि सीरीज के स्टार्ट में मार्केट में एक वीकनेस था, और अक्टूबर के स्टार्ट में भी सेम चीज हमें देखने को मिल रहा है। बट इस इंसिडेंट में अगर आप देखें तो मोमेंटम काफी ज्यादा है, और अगर आप अगस्त और सितंबर के अगर स्विंग लोज को अगर ज्वाइन करें तो एक चैनल ब्रेकडाउन भी हमें देखने को मिल रहा है। तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो वीकनेस है आगे वाले सेशंस में कंटिन्यू हो सकते हैं। जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 25,100 के आसपास होगा। अभी रिसेंटली काफी अच्छा फॉल आया है, तो सेल ऑन राइस की सलाह होगी, और यहाँ पे 25,400 25,500 के रेंज में रेजिस्टेंस रहेगा। तो कोई भी बाउंस आता है तो बाउंस में सेल कीजिए। नीचे में 25,000 25,100 जो है एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। मैं अभी आपसे कुछ और स्टॉक्स भी आपसे पता करूंगा, लेकिन एक इंटरेस्टिंग खबर जिसका मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था कि दिल्ली में सिर्फ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है बल्कि अब एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उड़ान भरने की तैयारी हो रही है। मेरे रिपोर्टर समीर दीक्षित मेरे साथ जुड़ रहे हैं। समीर जी जरा बताइए अच्छी खबर, आज सुबह से बुरी खबर सुन सुन के कान पक गए हैं, जरा सुनाइए, कोई अच्छी खबर सुनाइए।
आखिर कब से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर जेवर एयरपोर्ट से फ्लाइट सेवा शुरू हो पाएगी, इस बड़े सवाल का जवाब आखिरकार तलाश लिया गया है। सूत्रों की माने तो 17 अप्रैल 2025 ये वो तारीख है जब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट ऑपरेशंस की शुरुआत होगी। सूत्रों की माने तो इंडिगो और आकाशा एयर वो दो एयरलाइन हैं जो कि इस एयरपोर्ट से पहले अपनी फ्लाइट सर्विसेज की शुरुआत करेंगी। हालांकि 3 एयरलाइंस ने MOU साइन किया हुआ है, इसमें इंडिगो, आकाशा और एयर इंडिया शामिल है, जिन्होंने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ में MOU साइन किया है फ्लाइट ऑपरेशंस को लेकर के। लेकिन शुरुआती दौर में इंडिगो और आकाशा और फिर एयर इंडिया भी इसमें ज्वाइन करेगी। 17 अप्रैल से फ्लाइट सेवा शुरू होगी, जिसमें डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेट की जाएंगी और फिर ये एक्सपेंड होगी, इंटरनेशनल और कार्गो फ्लाइट भी इसमें शामिल होगी। लेकिन इस दिशा में यानी कि इस डेट को हासिल करने की दिशा में टाइमलाइन जो तय किया गया है उसके मुताबिक जो कैलिब्रेशन फ्लाइट है एयरपोर्ट पर वो अक्टूबर के शुरुआती 10 से 15 दिनों में होगी और कैलिब्रेशन फ्लाइट के बाद में वैलिडेशन फ्लाइट यानी कि फाइनल टेस्ट फ्लाइट वो इसी साल दिसंबर में होगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के निगरानी में वो वैलिडेशन फ्लाइट होगी और उसके बाद में एयरपोर्ट ऑपरेटर एरोड्रोम लाइसेंस के लिए संबंधित अधिकारियों को अप्लाई करेगा और ये मिलने के बाद में माना जा रहा है कि अप्रैल 2025 में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट सेवा की शुरुआत हो जाएगी। ये एयरपोर्ट अपने आप में न सिर्फ इंडियन एविएशन सेक्टर की ग्रोथ के लिए काफी मायने रखता है बल्कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों में भी इसको काफी अहम एक पड़ाव के रूप में देखा जा रहा है। जो पूरा एयरपोर्ट है इसको काशी की थीम पर सजाया गया है, बनाया गया है। यहाँ तक कि जो एंट्री होगी वो काशी के जो मशहूर घाट हैं उनको प्रतिबिंबित करेगी, उसको झलकाएगी और ये एयरपोर्ट अब बहुत जल्द ही फाइनलाइज हो चुका है यानी कि ऑपरेशनलाइज डायरेक्शन में अपने अंतिम दौर में है और ये तारीख सूत्रों के माने तो अप्रैल 17, 2025 वो तारीख है जब यहाँ से फ्लाइट सेवा की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, वैसे बता दें इस एयरपोर्ट का ये न केवल भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा बल्कि एशिया का भी सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। और आपको सुन के भी हैरानी हो सकती है, चाइना के जितने बड़े एयरपोर्ट्स हैं उस सबसे बड़ा एयरपोर्ट ये होगा। और 4 तो यहाँ पे एयर स्ट्रिप्स बनेंगी जहाँ पे हवाई जहाज उतर भी सकते हैं और टेक ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत खास बनने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये चरणों में है, तो पहला चरण शुरू हो रहा है जिसके बारे में समीर आपको जानकारी दे रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे करके आपको और चरणों में कामकाज भी होता दिखेगा। कितना फ़र्क पड़ता है सर किसी जगह एक एयरपोर्ट पे इस तरह के इस बड़ी इन्वेस्टमेंट्स का, विवेक सर? अगर फ़र्क पड़ता है तो कौन कौन सी कंपनीज पे फ़र्क आएगा? वैसे मैं जानकारी दे दूं, इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए जो काम दिया गया वो टाटा ग्रुप को दिया गया, जो कि भी नॉन लिस्टेड प्लेयर है। जो इनका रियल एस्टेट का और इनका इंफ्रा का बिजनेस है वो भी लिस्टेड नहीं है इसके अंदर। तो कोई भी ऐसी कंपनी नहीं जैसे सीधा सीधा इम्पैक्ट आ जाए, बल्कि हाँ कुछ और प्लेयर्स को इम्पैक्ट आ सकता है। एक बार विवेक सर आपकी रिकमेंडेशन, आप जब आप अगली बार उतरेंगे ना आपको IGI उतरने की जरूरत नहीं है, तब आपको यहीं उतारेंगे नोएडा में ही सर। आप दिल्ली बुलाते नहीं हो, क्या करें? नहीं सर, आपको बुलाते रहेंगे। अब ये 2 एयरपोर्ट हो जाएंगे, आपका चॉइस होगा। आप कहाँ गुड़गांव में उतरना चाहते हैं कि नोएडा में? तो देख लीजिए, अगर ये एयरपोर्ट मैं जनवरी में आऊंगा दिल्ली तब तक तो नहीं होगा सर, तो उसके बाद ही आपको आना होगा। तब तक तो आपको IGI में ही आना होगा। तो पिछले हफ्ते में आप इनफैक्ट बॉम्बे स्टूडियोज में था मैं, ईपी स्वदेश के, तो बहुत अच्छा लगा था तब, और चाहूंगा कि एक बार दिल्ली भी आऊं। तो देखिए यहाँ पे जैसे आपने कहा कोई स्पेसिफिक स्टॉक नहीं लेके, एक्चुअली क्या इतना बड़ा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो पूरा इकोसिस्टम बेनिफिट होता है डीपी जी। मतलब वहां पे आप समझ लो, अभी रियल एस्टेट की बात कर रहे थे, इतना बड़ा अगर एयरपोर्ट बने तो सोच लो आप आजू बाजू के रियल एस्टेट प्राइसेस को क्या होगा। वहां पे लोग आजू बाजू होटल्स बनेगी, होटल्स बनने के बाद वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज खुलेगी। मतलब पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम है और पूरा एरिया डेवलप हो जाता है जब ऐसा एक काम होता है। और दिल्ली ऑफ कोर्स बाय फार बहुत बिजी एयरपोर्ट है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, सारे के सारे मेट्रो सिटीज। तो यहाँ पे लोड कम होता है और जितने पैसेजेस आपको वहां पे उतरते हुए दिखेंगे, आप सोच लीजिए मतलब हर टाइप का कंजम्पशन आपको वहां पे देखने को मिलेगा। तो बहुत ही अच्छी चीज है और इंडिया मतलब नुक एंड कॉर्नर से एयरलाइंस से कनेक्ट हो रहा है। बस दिक्कत यही है कि इंडिया में इतने एयरलाइन प्लेयर्स नहीं है लिस्टेड जहाँ पे आप खेल सको। मतलब खाली एक इंडिगो बचा है और बाकी तो ऑलमोस्ट डेड टाइप ऑफ काउंटर्स होके रखे हैं। हाँ, अगर यहाँ पे और प्ले आउट करने के लिए ऑप्शंस मिले तो और भी मजा आए। नहीं वो तो खैर सर है ही, लेकिन हाँ ये बात आपकी सच है कि पूरा इस एरिया के अंदर जो है पूरी डेवलपमेंट होती है। उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर किसी को देखना हो तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आप कभी गुड़गांव के आसपास आ जाएं या उस एरिया के आसपास देखें, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नॉर्थ का वो सबसे बड़ा शहर है, फाइनेंशियल हब बन चुका है
और आप उस शेयर को देखेंगे तो आप बेंगलुरु और मुंबई के बाद सबसे ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग्स जो बन रही हैं अब वो गुड़गांव में बन रही है, जबकि वो एक ऐसी जगह पर है कि जहाँ पे फॉल्ट लाइन 4 जाती है अर्थक्वेक के हिसाब से, लेकिन उसके बावजूद स्ट्रक्चर ऐसे बनाए जा रहे हैं कि हाईएस्ट बिल्डिंग्स वहाँ पे और बनाई जा रही हैं। तो ये अच्छी कोशिश है, एक अच्छी पहल है जो हमको दिख रही है। आज करें क्या, मार्केट के अंदर तो गिरावट ही है, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, जब ब्रेक के बाद आएंगे तो इसी गिरावट में से कुछ और चीज़ें ढूंढने की कोशिश करेंगे। सेल कर नहीं सकते, बाय करने की भी हिम्मत नहीं है। छोटे से ब्रेक के बाद देखते हैं कुछ और मिलता है तो। The search for the answer ends here. Presenting the all-new 350 Java 42 FJ. थोड़ा सा कम ज़रूर हुआ है, 13.5 के लेवल्स थे, अब वो थोड़ा सा कूल डाउन होकर 13 पे आया है, पर कुछ बहुत ज़्यादा आप इस पे क्यूज़ नहीं समझ सकते। पर एक स्टॉक जो कि सुबह से ही काफ़ी अच्छे मोमेंटम में है, और आप देखिए सुबह भी हमने इस पे डिस्कस किया था, डिम्पी जी ने इसको हाईलाइट किया था, वो था पेट्रोनेट LNG। 2-2.5% की तेज़ी थी उस समय, और आप भी देखिए 6% का उछाल जो है ये काउंटर दिखा रहा है। अक्षय, आज की तेज़ी कैसे देखें, क्योंकि सुबह जब ब्रेकआउट हो ही रहा था तभी ये कैच किया, हालांकि ये भी बता दूं कई सारे काउंटर्स ब्रेकआउट दिखा रहे थे, थोड़ा सा फेलियर वहां पे ज़रूर आया है, पर पेट्रोनेट LNG काफ़ी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। क्या ऐसे में ऑप्शंस का डेटा भी सपोर्टिव है, वॉल्यूम्स का भी सपोर्ट है, और क्या यहाँ पे BTST करना चाहिए? जी, तो बहुत ही मजबूत काउंटर है, नो डाउट, क्योंकि ऐसे बुरे मार्केट में अगर स्टॉक आपका 6% चल पाता है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग संकेत है। अगर टारगेट का प्रोजेक्शन करें ट्रेडिंग के लिहाज से तो 21 अगस्त को इसने स्विंग हाई बनाया था 384 का, तो मोस्ट प्रोबेबली ये स्टॉक 384 के आसपास तो जल्द ही छू सकता है, तो आप BTST कर सकते हैं। पर ऑप्शन में पेट्रोनेट इतना लिक्विडिटी नहीं रखता है आज, हालांकि आज इतना मोमेंटम है तो थोड़ा सा आपको ऑप्शंस में लिक्विडिटी दिख जाएगा, पर अगर स्टॉक कल थम जाता है तो लिक्विडिटी ड्राई हो जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप बाय कर रहे हो तो आप कैश या फ्यूचर ये माध्यम चुने। 284 का टारगेट एरिया है ट्रेडिंग के लिहाज से, और 347 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, 347 का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। 384 तक के टारगेट्स जो है पेट्रोनेट LNG दिखा सकता है। देखिए हम हाईलाइट भी कर रहे थे कुछ एक स्टॉक्स जिसमें कि कोल इंडिया भी था, पर बहुत सारे काउंटर्स में जो मोमेंटम है वो पूरी तरीके से फिजल आउट होते हुए दिखा है। और आप देखिए तो इन पूरी गिरावट को लीड करते हुए 2 और काउंटर्स हैं, HPCL और BPCL। कोई भी रिकवरी के संकेत नहीं है, 6 से 7% की गिरावट यहाँ पर अभी भी बरकरार है। साथ ही साथ PFC RSE काउंटर जैसे काउंटर्स भी लुढ़कते हुए नजर आए हैं, और सरकारी खेमे में IRCTC भी आज 5% नीचे है। एक बार राजेश जी आपसे समझना चाहेंगे खासतौर से IRCTC पे क्या टिप्पणी है, क्योंकि ये स्टॉक में देख भी रही थी 900 के आसपास का अपना जो लेवल है वो उसको तोड़ नहीं रहा है, पर आज जो है उसने वो बिकवाली तो दिखाई है। ऐसे में क्या किया जाए, IRCTC क्या और भी कमजोर हो सकता है? नमस्कार। IRCTC अगर आप देखें तो लास्ट वीक थोड़ा पॉजिटिव ट्रैक्शन दिखाने की कोशिश कर रहा था, बट डिस्पाइट दैट इसका जो 89 EM है समवेयर अराउंड 930 940 के आसपास है, तो कोई भी बाउंस जो है 930 940 के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा था, एंड आज जो है एक मेजर बेरिश ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। 900 का जो नियर टर्म सपोर्ट था उसको ब्रेक किया है, एंड जो फ्यूचर्स में OI देख रहे हैं तो उसमें भी शॉर्ट फॉर्मेशंस देखने को मिल रहा है, और अलॉन्ग विथ वॉल्यूम्स ये गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। तो एक्सपेक्ट कर रहे ये जो फॉल है इन द नेक्स्ट फ्यू सेशंस गहराते हुए देखने को मिल सकता है, जहाँ पे 850 to 840 लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकता है। तो सलाह ये होगी कि कोई भी बाउंस आता है तो बाउंस में सेल या एग्जिट की सलाह होगी। नीचे में 850 840 लेवल्स एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो राजेश सर की रिकमेंडेशन आपको मोटा मोटी मिल गई है। आप 10 मिनट ही रह गए ऑलमोस्ट मार्केट बंद होने में, लेकिन आप बहुत ही सिलेक्टिव रहिएगा। देखिए बाजार ना आके रुक सा गया है, ऐसा नहीं कि बाजार उसके बाद कोई और टूटा या उसके बाद कोई बढ़ा, बाजार आके रुक सा गया है अब, और बड़ा ही सिलेक्टिव होना पड़ेगा। मैं आपको ना 1 मिनट के लिए इंडिया विक्स दिखाना चाहता हूँ। इंडिया विक्स अभी थोड़ी देर पहले तक करीब 13% ऊपर था, अब ये सिर्फ 8.5% ऊपर है, 13 के आसपास है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कम हो गया है, बट हाँ कम हुआ है। तो फियर क्या आज ही आज में रुक रहा है?
और एक और बात, ये हफ्ता ना थोड़ा एक दिन की छुट्टी की वजह से छोटा हो गया। सोमवार ट्रेड हुआ, मंगलवार ट्रेड हुआ, फिर बुधवार की छुट्टी आ गई, बृहस्पति, और कल शुक्रवार ट्रेड होगा। तो हो सकता है कि शुक्रवार को पोजीशंस कुछ कवरिंग के लिए भी आए। देखिए मैं कल का डाटा आपको बता देता हूँ। मेरे से अगर आप पूछेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो सिर्फ ये है एफआईएस का होल्डिंग। अगर आप मेरे से पूछेंगे, सब कुछ ठीक हो चुकी है, पुट कॉल रेशो ठीक हो चुकी है, बाजार को जो इमीडिएट करेक्शन चाहिए था, छोटा मोटा करेक्शन वो मिल गया है, चर्निंग हो चुकी है, थोड़ा बहुत और स्पेसिफिक जो चीज़ें चाहिए होती हैं सब मिल चुकी हैं, बट एफआईएस का नंबर अभी भी खतरनाक लेवल पे है, वो है 80% लॉन्ग का। वैसे देखा जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ये टूटने पे आया तो ये बाजार को ऊपर उठने ही नहीं देगा। तो उससे होगा क्या कि आप या तो साइडवेज रहोगे या तो धीरे धीरे करके और नीचे चले जाओगे। इसलिए आज जो थोड़ी देर पहले आपको अक्षय पी भागवत, ओशो कृष्णन दोनों ने जो पॉइंट बताया ना कि रश नहीं करना, कूदना नहीं है बाजार में एकदम से, वो चीज़ ध्यान रखना। और सुबह सृष्टि आपको भी ध्यान होगा, हमने कई बार जब बाय करने के लिए आपको बताया भी, एक वर्ड का इस्तेमाल किया था जिसको हम कहते हैं लैब टेस्ट, यानी कि लैब बाय। आप सिर्फ 1 लॉट 2 लॉट के साथ एक्सपेरिमेंट करो, मत लगाओ अपने 10 लॉट का पैसा। वो 10 लॉट का पैसा देखो, अब आप एक छोटा सा पॉइंट ही सोचो, हमने 54,000 से और 26,200 से आपको दोनों पे मना किया था। आज मेरे को बड़ी खुशी होती है पॉइंट बोलते हुए कि जिस चीज़ के लिए हमने आपको रोका, अब वही चीज़ 51,800 पे मिल रही है। 54,000 की चीज़ 51,800 पे मिल रही है, और वही 26,200 वाली आज 25,200 पे मिल रही है। हमने आपको रोक के कम से कम आपके 1000 पॉइंट निफ्टी के और 3000 पॉइंट बैंक निफ्टी के बचाए। इसको हमको जानकर बड़ी खुशी भी होती है कई बार। अक्षय पी भागवत, कोई ऑप्शंस लेके जा सकता हूं मैं, अगर आप अलाउ करोगे तो? कोई भी एक ऑप्शन जो अगली स्ट्राइक की है, आज तो 3 तारीख वाली की तो कटान हो गई, अब अगली कोई स्ट्राइक की, क्योंकि मैं बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा, छोटा एक्सपेरिमेंट कम वॉल्यूम के साथ तो कर सकता हूं। जी, तो अगर यहाँ से एक रिकवरी या पुलबैक होती है तो मैं बैंकिंग को पसंद करूंगा ओवर द निफ्टी इंडेक्स। और इसका कारण है कि क्योंकि बैंक निफ्टी में थोड़े से शॉर्ट्स जो 2 दिन में डेवलप हुए हैं, उनको मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल या मे बी मंडे को कवरिंग हो सकती है, क्योंकि आपकी आरबीआई पॉलिसी भी है अगले हफ्ते। तो उसके चलते आपको बैंकिंग नेम्स को ट्रैक करने हैं, और अगर कोई कॉल आपको बाय करना पसंद करे तो ये स्ट्राइक रहेगी, थोड़ी डीप ओटीएम रहेगी, बट 52-300 वाली कॉल होगी जो आने वाले हफ्ते की एक्सपायरी की होगी। तो आप उस पर ध्यान दे सकते हैं। मेरे हिसाब से 52-500 की जो बैंक निफ्टी की कॉल है, एक मिनट में आपको प्रीमियम बता देता हूँ। 52,500 की कॉल प्लेट एक बार लिखाएगा आप भी स्क्रीन पर, 52,800 की 9 तारीख की, 9 अक्टूबर 52,500 की कॉल एक बार जरा दिखाइएगा। 189 आ रहा है सर। लगा सकते हैं 189 190 है, तो आप इसमें अगर स्टॉप लॉस बनाना चाहे तो मैं कहूंगा कि आपको थोड़े स्पॉट बेसिस पे स्टॉप लॉस बनाना है। आज का जो लो पॉइंट है उससे 50 रुपए नीचे, तो करीबन अगर प्रीमियम देखा जाए तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे 95-100 रुपए का रिस्क ले सकते हैं आप ये ट्रेड में। और अगर ये रिकवरी होता है तो डिपेंड करेगा कितनी तेजी से रिकवर होता है, पर कुल मिला के मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप ये ट्रेड में 375 से 425 ये 2 टारगेट बना के चले, तो कुल मिला के एक डबलर बन सकता है अगर कल के कल रिकवरी आ जाती है तो। ठीक है, तो सर आपके कहने पर ही मैं एक कॉल ले रहा हूँ इसमें, और 155 रुपये का भी रेट आ चुका है वैसे बाय द वे मैं आपको बता दूँ। और आप भले छोटा छोटा एक्सपेरिमेंट करके लेके जाना चाहे तो लेके जा सकते हैं। 150 रुपये का इसमें एक स्टॉप लॉस डाल दीजिएगा, क्योंकि गैप डाउन हुआ तो फिर उस स्टॉप लॉस की भी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। वो मैं आपके सभी दिखा नहीं पा रहा हूँ थोड़ा टेक्निकल वजह से, इसलिए मैं आपको 52,500 का लिखवा देता हूँ। प्रोड्यूसर साहब लिख दीजिए, किसी से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि स्ट्राइक बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे हुई हुई है। 52,500 की कॉल है, 9 अक्टूबर उसकी एक्सपायरी है, कल है 3 तारीख, तो कल का ट्रेड मिलेगा, और उसके बाद ऑलमोस्ट आपको बुधवार तक का समय भी मिलेगा। इसके अंदर 195 रुपये का रेट है, 195 का एट द मनी है, ले आओ एट द रेट ले लेना 195 पे ही। 150 रुपये के नीचे का स्टॉप लॉस डाल दो, और 200 से 250 रुपये तक का टारगेट डाल दो। ठीक है, तो इससे होगा क्या, मतलब 250 रुपये उपलेट बना के सामने स्टैंपिंग करवा दीजिए, सर से हम चेक भी करवा देंगे अगर 19-20 हो। एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको दिखाना चाहूँ तो अगर आप मेरी स्क्रीन दिखा सकते हैं प्रोड्यूसर साहब, तो मैं एक छोटा सा पॉइंट भी बताना चाहता हूँ। मैं निफ्टी बैंक डेली चार्ट पर करीब 50 दिन की एवरेज पे भी आके रुका है।
उसने ऑलरेडी सुपर ट्रेंड को थोड़ा नेगेटिव किया, बट 50 दिन की एवरेज यहीं आके बनती है 51,800 850 की रेंज में ही। अगर आप मेरा चार्ट देखेंगे तो आपको थोड़ा और आइडिया लग जाएगा, और यहाँ पर आके एक पुल बैक के थोड़े चांसेस बन सकते हैं। मैं आपको ल्योर नहीं कर रहा, ना ही मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप लेके जाइए। ये आप देखेंगे चार्ट, ये बैंक निफ्टी का ही चार्ट है, निफ्टी बैंक का, और ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो एवरेज वाला हिस्सा जो भी आपके मेरे सामने मैंने मार्क किया हुआ है, ये वाला, ये 50 दिन की एवरेज का पार्ट है। यही एग्जैक्टली बात बैंक निफ्टी क्लोज करके जा रहा है। तो अगर ये होता है तो शायद थोड़ा बहुत मोमेंटो आपको मिल जाए। बस अब इसको हटा दीजिए। अब जरा हम क्लोजिंग की तरफ चलते हैं और फिर हम मेहमानों से को भी शुक्रिया अदा करेंगे। पहले जरा क्लोजिंग की तरफ आ जाते हैं और जरा देखते हैं बाजार आज कैसे क्लोज कर रहा है। अगर आप नंबर्स के हिसाब से देखेंगे तो आज का दिन नंबर्स के हिसाब से काफ़ी ख़राब गया है। आज हमने सारे क्रिटिकल सपोर्ट एरियाज़ को ब्रेक किया। पहले आते हैं निफ्टी पे, 25,250 के आसपास हम क्लोज कर रहे हैं। कहने का मेरा मतलब है कि 25,500 भी आज में तोड़ा, 25,300 भी आज में तोड़ा, उसके नीचे क्लोज कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, 9 से 10% विक्स को बढ़ा के बंद कर रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन की रेशो खराब है, 500 वर्सेस 2000 है, 1:4 की रेशो हो गई। दूसरा, बैंक निफ्टी में करीब 1000 पॉइंट का नुकसान हुआ। जो पुट्स के प्रीमियम थे, बहुत ज़्यादा प्रीमियम्स आए, 3,000% का गेन आया। वो लास्ट तक, ध्यान दीजिएगा, लास्ट तक वो प्रीमियम्स इरोड नहीं हुए, यानी कि वो प्रीमियम्स ख़त्म नहीं हुए, लास्ट तक वो प्रीमियम्स बने रहे। इसलिए थोड़ा वेट एंड वॉच करके काम कीजिएगा। छोटा मोटा पुल बैक टेस्ट करना हो तो एक ऑप्शंस का ट्रेड ऑलरेडी आपको अक्षय पी भागवत ने बता दिया। आप चाहें तो उसमें 52,500 की जो कॉल थी वो आप देख सकते हैं। वैसे उसकी कीमत अभी 202 रुपये के आसपास वो बंद करके जा रहा है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपसे ठीक सौदा भरा गया होगा। दूसरा पॉइंट, HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, इन्फोसिस, HUL, L&T, इन 6 शेयरों का जो जमघट में से कम 2 शेयर भी ठीक हो जाएं, पुल बैक के अंदर पार्टिसिपेट कर दें, तो ये इंडेक्स को मैनेजमेंट करने के बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करेंगे। इसलिए इन 5-6 शेयर्स में आज तेज़ गिरावट आई है। कई बार वो गिरावट फ्राइडे होते होते अरेस्ट भी होती है, और मेरे को उसमें से 2 शेयर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। फर्स्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, एंड सेकंड इज़ L&T। L&T तो सुबह भी हमने आपको नोटिस कराया था, उनके प्रोजेक्ट्स हैं काफ़ी हद तक गल्फ में, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को एक प्ले मिल सकता है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। और तो कल देखते हैं कल का कल क्या होगा। ऑप्शंस वाले कल का के ही कल एक्सपेरिमेंट करना, आज को ज़्यादा ट्रेड देखने की भी ज़रूरत नहीं है। बाजार हो रहे हैं बंद, और आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स की सूची में आपको जल्दी और बता देता हूँ। मैं टॉप काउंटर्स ही बताता हूँ सिर्फ आपके सामने। JSW स्टील ही सिर्फ इकलौता ऐसा शेयर है निफ्टी का जो हर निशान में बंद हुआ है, यानी कि 50 में से करीब 48 से 49 शेयर आज नीचे जाके बंद हुए हैं। और सबसे ज़्यादा नुकसान तो BPCL में 5%, L&T 4% है। राजेश भोसले जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अक्षय पी भागवत, आपका भी बहुत शुक्रिया कार्यक्रम का आज हिस्सा बनने के लिए। जल्दी आपसे वापस मुलाकात होगी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद रियल एस्टेट का एक शो है, स्वदेश स्मार्ट शहर, उसको देखिए, उसको काफ़ी अच्छे से बनाया हमने, उसको एंजॉय भी कीजिए। नमस्कार।